भगवान का मंदिर तो आ गया पर राम राज नहीं आया है। लोगों को दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ऐसी खबर लेकर के आऊंगा, एक ऐसा इंटरव्यू लेकर के आऊंगा और बहुत सारे इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा, एक टीम तैयार करूंगा, ऐसी टीम जो मेरा सपना थी। मैंने इसके लिए डोनेशन की अपील की थी आप सब लोगों से, कुछ दोस्तों ने डोनेशन भेजा भी था, लेकिन आज सारी बात भूल जाते हैं। आज इस चैनल के रिफॉर्मिंग की बात करते हैं, जिस तरह से इस चैनल को मैं रिफॉर्म करूंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवम चतुर्वेदी नाम के एक रिपोर्टर जो दिल्ली में है, एक एडिटर जुड़ चुके हैं जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबका काम अपना अपना अलग है। कुछ ऐसा दिखाने के लिए जिनको देखने के लिए आपकी आंखें तरसती हो, ऐसा कुछ जो प्रोफेशनल हो। दोस्तों अलका लांबा का आज हमारा ये पहला इंटरव्यू, आज की डेट, तारीख और टाइम नोट कर लीजिए। ये पहली हमारा इंटरव्यू नहीं है, ये पहला इंटरव्यू नहीं है। एक दिन वो भी इंटरव्यू होगा जिस दिन मैं भी अर्णव गोस्वामी की तरह पूछूंगा, पूछता है भारत। तो अलका लांबा का बिना देर किए हुए ये इंटरव्यू देख लीजिए, क्योंकि देर करना ज़्यादा उचित नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं आज़ाद हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों हमारे साथ आज अलका लांबा जी हैं, जो खुद में अपने आप में एक विचार हैं और एक विचार पे चलती हैं, जो किसी पार्टी के नेता होने से पहले महिलाओं की बात करती हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करती हैं, उनके सम्मान की बात करती हैं। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में पूरे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो वहाँ पे जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर हिंसा बढ़ी है, उनके खिलाफ अपराध बढ़े हैं, उस पर थोड़ी सी आज मैं बात करने के लिए अलका जी के साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अलका जी। धन्यवाद। मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? वो योगी सरकार जो कहती थी राम राज्य लाएंगे और उसके बाद तरह तरह की वादे करते थे, उसके खिलाफ आप किस तरह से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में राम भगवान का मंदिर तो आ गया पर राम राज नहीं आया है। लोगों को उसका इंतज़ार है अब कि कब राम राज आएगा। और मुझे कोई उम्मीद इसलिए नहीं लगती है क्योंकि जो सरकार, पुलिस और प्रशासन है, तीनों उत्तर प्रदेश में खास तौर से अभी हालिया हाथरस का जो मामला हुआ है उसमें साफ दिखा है कि किस तरीके से ये तीनों पूरी तरीके से पीड़िता पक्ष के साथ ना खड़े होकर जो आरोपी हैं या अपराधी हैं उनके साथ खड़े हुए। इसलिए न्याय की उम्मीद और कम हो जाती है। ऐसे समय पे हमें लगता है जब हम वहाँ की सबसे अपनी विपक्ष पार्टी हैं और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आपने देखा, चाहे पूरे कोरोना काल में मदद की बात थी, बसें भेजना था, वो सब मदद थी। और वो बिल्कुल ज़मीन पर हाथरस के मामले को भी आपने देखा, 2 बार प्रयास हुए, किसी तरह हाथरस पहुंचे, पहली बार पहुंचने नहीं दिया गया राहुल गांधी जी उनको, दूसरी बार 5 लोगों को इजाज़त दी, फाइनली वो पहुंची, परिवार का दर्द को समझा उन्होंने। और जो भी पूरा प्रकरण था आपने देखा, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिला मजिस्ट्रेट को खुद उठ के पीड़िता के घर जाना पड़ा हो। आज से पहले कभी नहीं हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आप संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस किया हो, सुप्रीम कोर्ट में जो है PIL डाली गई हो। जिस तरीके से 2:30 बजे आनन फानन में, क्या जल्दी थी, क्या छुपाना चाहते थे, किसे बचाना चाहते थे, आपने पीड़िता का शव 2:30 बजे जला दिया। एक तरह से जातिवाद देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जो लोग भी अपराधी होते हैं वो एक खास जाति से आ रहे हैं और जो विक्टिम है वो भी एक खास जाति से आ रहे हैं, और जो विक्टिम है उन्हीं के ऊपर बाद में आरोप प्रत्यारोप लगा दिया जाता है। देखिए, ये तो बड़ा हमारे लिए चिंता और दुर्भाग्य का विषय कि देश भर में आप देखेंगे जातियां, धर्म बांटने की कोशिश, खासतौर से वो लोग जो आज सत्ता में हैं वो करते रहे, और आज चिंता इसलिए बढ़ गई कि वो आज सत्ता में आ चुके हैं। इसलिए जाति धर्मों के आधार पर इस देश का जो बंटवारा करने की उनकी सोच है, उस पर वो कहीं ना कहीं हमें दिखता है जब इस तरह के काम होते हैं कि वो कामयाब हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो अभी भारत सरकार का 2019 का आंकड़ा आया है, उसने बताया है कि दलित महिलाओं पर उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले 37% बढ़त मिली है। तो कुछ तो है उस समाज जो बिल्कुल कुचला, पीड़ित, गरीब, शोषित है, उसे आप जो है अपना शिकार बना रहे हैं और लगातार बना रहे हैं, और सरकार उनको बचाने की बजाय, उनको सुरक्षा देने की बजाय अपराधियों के साथ खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है ये सच में बहुत चिंता पैदा करता है। एक चीज़ और देखने को मिल रही है मैम कि जब भी ऐसी वारदात होती हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी इस समय पे हैं, कहीं ना कहीं विक्टिम को ही जिम्मेवार देना शुरू कर देते हैं कि उसकी गलती थी, उसकी गलती की वजह से ये सारी चीज़ें। एज आप वुमेन और आप एक्टिविस्ट भी हैं, महिला एक्टिविस्ट ही हैं, महिलाओं की बात को उठाती हैं, तो आप इस सारी चीज़ों को कैसे देखती हैं कि जिसके साथ अपराध हुआ बाद में उसको ही दोषी ठहरा देना, ये
किस तरह का देखिए, रवैया अभी है वही सरकार बात का? प्रियंका गांधी जी ने भी कही कि उसे आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम उसका चरित्र हनन मत करिए। यही हाथरस की बेटी के साथ हुआ। जी। उसका चरित्र हनन किया क्या, भाजपा के नेता उसके संस्कारों की बात करने लग गए कि वो खेतों में क्या कर रही थी, कैसे थी। और एक नेता ने तो यहाँ कर दिया, ये दलित की बेटियां खेतों में ही क्यों मरी हुई पाई जाती हैं। चरित्र हनन किया, संस्कारों का हवाला दिया। और इनके तो 2 सांसद, जी बिल्कुल, आपके साक्षी महाराज उन्नाव से सांसद भाजपा के, क्या करने गए थे उन्नाव की जेल में, किसको मिलने गए थे? कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक दोषी करार दिए गए, उम्र कैद काट रहे, वो उनको मिलने जाते हैं जो बलात्कारी हैं, जो दोषी करार दिए गए। और वहीं उनका जो हाथरस का सांसद है अभी, वो अलीगढ़ की जेल में हाथरस के आरोपियों को मिलने जाते हैं। तो साफ पता लगता है कि एक संदेश देना चाहते हैं कि हम एक तबके के साथ खड़े हैं, और वो तबका चाहे कुछ भी करे, बलात्कार करे, दंगे करे, देश में कुछ भी करे, हम उस तबके के साथ खड़े हैं, ये संदेश देने चाहते हैं। और कहीं ना कहीं पीड़िता सिर्फ हाथरस की पीड़िता नहीं है, हर रोज़ बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन सबकी एक उम्मीद खत्म होती है। इसीलिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को सड़कों पर निकलना पड़ता है, ताकि वो जो उम्मीद है वो जिंदा रख सके कि न्याय तो होगा इस देश में। सरकार जो है विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग इसको आधार बनाकर राजनीति कर रहे हैं, और यहाँ तक भी इस बार तो आरोप लग गया कि ये लोग दंगे कराने की साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि न्याय ना देने के मंशा जो है, और फिर उसके बाद विपक्ष के ऊपर आरोप लगा देना कि वो लोग दंगा करवा रहे हैं, ये सारी इन सभी चीज़ों किस तरह? देखिए, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। हम पूछते हैं 2012 में जब निर्भया हुआ था, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो लोग आंदोलित होकर पहुंच गए थे, उस समय तो ये सभी लोग आंदोलित थे। हम तो नहीं कह रहे आपने राजनीति की। दूसरी बात, आपने भटकाने की पूरी इस मुद्दे से, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं था, योगी आदित्यनाथ सरकार के पास जवाब नहीं था, इसलिए आप पहले आपने क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। फिर आरोप लगाया कि पीएफआई और भीम सेना का मिलके 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। जब इन्हीं के 4 अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे अभी, तो अदालत ने ही पूछा वो 100 करोड़ की जो फंडिंग हुई है किस खाते में आए, किसको निकाले गए, कोई जवाब नहीं था। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर ये 100 करोड़ का जो षड्यंत्र है, ये योगी षड्यंत्र है, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, जिसका कोई जवाब नहीं दे पाए। पहले अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, फिर इसमें 100 करोड़ की फंडिंग पीआईएफ और भीम सेना द्वारा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए ये उसको नक्सली एंगल ले आए, उसमें नक्सली एंगल भी ले आए। थोड़ी दिन बाद नक्सली एंगल भी नहीं चला इनका, तो थोड़े से आगे बढ़कर इसमें जो पाकिस्तान को ले आए कि पाकिस्तान में बैठे लोग भावनाएं भड़का रहे थे, ट्वीट कर। अब बस चीन का आना बाकी है इसमें, आप समझ रहे हैं। और जहाँ तक नार्को टेस्ट की बात करते हैं कि पीड़िता के परिवार का नार्को टेस्ट होना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ योगी आदित्यनाथ का नार्को टेस्ट करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीएम जिसके निर्देश पे ये सब काम कर रहे थे, वो योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठे जो वहाँ के डीएम है हाथरस के, उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे जो पीड़िता थी उसका तो रात में ही क्रिमेशन कर दिया। जज साहब का आपने बयान भी सुना इस पे, जब जज साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को एडीजी, नहीं, मेरा सवाल ये था मैम कि क्या ये संभव है कि किसी जिले का डीएम का इतना रुतबा हो कि वो खुद ऐसा कर दे कि किसी लड़की का रात में क्रिमेशन कर दे और बिना परिवार के? डीएम को जब सीएम आवाज से कहा गया कि आपको ये करना है तो उन्होंने किया है ना, इसीलिए तो डीएम आज 1 महीने से सस्पेंड नहीं हुए हैं। क्यों सस्पेंड नहीं हुए? क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। वो 2:30 बजे जो पेट्रोल डाल के फूका जा रहा था, वो योगी आदित्यनाथ के कहने पर हुआ, इसलिए वो उसे बचा रहे हैं, वरना डीएम की अब तक छुट्टी हो जानी चाहिए थी। जी, लगातार एक चीज़ और है मैम, मैं आपसे उसे जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में जो महिला नेता हैं उनके ऊपर पर्सनल अटैक बहुत बार किए जाते हैं ताकि वो अपनी आवाज़ उठा ना सकें। कई बार आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? खास करके इसे बीजेपी पार्टी वाले ज़्यादा करते हैं। अगर मैं सीधे आप कभी भी देख लीजिए कि महिलाओं पर आप शारीरिक हमला नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप उनको इमोशनल कहें, भावनात्मक तौर पर कहें, उनके चरित्र का हनन की बात करें, आप उन्हें डिमोरलाइज, उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करते हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके। पर मुझे लगता है हमारी जैसी महिलाएं जिन्हें 20-25 साल से ऊपर राजनीति में हो चुके हैं और इन सब हथकंडों को हम देख चुके हैं, अब हमारी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है और हमें मालूम है हम इनको मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। अगर इनकी भाषा, हमें जो संस्कार या गालियां जो महिलाओं को हमें दी जाती हैं, उससे हम निराश हो गए तो उस पीड़िता का क्या होगा जो हमारी तरफ उम्मीद न्याय की लगा कर बैठी है। बिल्कुल। साथ ही साथ कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो अगर किसी महिला नेता की बात की जाती थी तो स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज की बात की जाती है, लेकिन आज का दौर देखें तो अगर किसी
सबसे मुखर रूप से किसी महिला नेता की बात की जाती है तो आपका नाम आता है सबसे पहले। तो इसको पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देख रही हैं? साथ साथ जो भी फीमेल लीडरशिप आगे आने के लिए इच्छुक हैं या फिर आगे आने की अपनी इच्छा रखती हैं, तो उनके सपोर्ट में आप क्या करें? देखिए, मैं सभी को कहूँगी, अभी हमारी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जिसे किया गया है, उनका नाम अमृता धवन है। दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ी, एनएसयू की वो अध्यक्ष रही और एक संघर्ष करके, लंबे संघर्ष के बाद पुलिस की लाठियाँ, अभी भी आपने देखा हाथरस के मामले में भी उसने लाठियाँ खाई और उनके कपड़ों तक को जो है पकड़ने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई, हर चीज़ की गई। लेकिन मैं वीडियो को कहूँगी, प्रियंका जी ने भी कहा है, अगर आपको सुरक्षित होना है तो हिंदुस्तान की राजनीति में आप आ जाइए जी, आगे बढ़कर अपनी लड़ाई को लड़िए। आप में हिम्मत आएगी, आप में जब हिम्मत आएगी तो सामने वाला हिम्मत नहीं दिखा पाएगा कि वो आपके साथ कुछ गलत कर पाए। तो मैं बिल्कुल कहूँगी, हिंदुस्तान की राजनीति में आमंत्रित करती हूँ। आधी आबादी हमारी है, अब हम किसी के ऊपर उम्मीद लगाकर बैठे नहीं रह सकते। ये लड़ाई अब हमें खुद आगे आकर लड़नी होगी। और अभी बहुत से हमारे फैसले हैं महिलाओं के हक अधिकार, 33% महिला आरक्षण का हो या फिर अभी और भी जो हक अधिकार है सुरक्षा के, हमें छीनने हैं, मांगने नहीं है। भीख मांगते हुए बहुत समय होगा, अब छीनने हैं हमें। हाँ, तो इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, अच्छा लगा। नमस्कार। इंटरव्यू कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अलका लांबा के उन सवालों को, जो सवाल उन्होंने हाथरस की घटना पर उठाए, वो सवाल जो हाथरस की घटनाओं के अंधेरे में कहीं गुम हो गए, वो सवाल जो हाथरस की घटना की चिताओं में कहीं गुम हो गए, वो सवाल जो हाथरस की चिता को गंगा जल से जलाने का दावा करते हैं जिसमें मिट्टी का तेल नहीं था, वो सवाल जो आज से पहले नहीं उठे, जिनके ऊपर अलका लांबा ने सवाल उठा डाले। देखिएगा जरूर दोस्तों, इस वीडियो को देख भी लिया होगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।